दीपक राठौर जी, चीफ सेक्रेटरी साहब टिकेंद्र जी, हमारे देवजीत पालित जी जो कि चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के हमारे सीआरएफ के हमारे अध्यक्ष हैं, सभी सम्मानित अधिकारीगण, युवा साथियों, प्रोबेशंस वाले जो हमारे अधिकारी हैं बनने जा रहे हैं। आज ये जो हमारा कार्यक्रम था जो हिपा ने हमारा जो कन्वेंशन आज एक दिन के आयोजित की थी, उसके लिए मैं अपने रूपाली ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित, टिकाऊ और समावेशी इस विषय पर ध्यान आकर्षित का गहन विचार विमर्श एवं मंथन से नीति निर्माण में सहयोग पर केंद्रित था। हिमाचल प्रदेश कठिन भौगोलिक पर्वतीय प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को अगर आप देखोगे, उत्तराखंड से अगर कंपेयर करोगे तो आप हिमाचल प्रदेश को भिन्न पाएंगे। उत्तराखंड में 50% जो क्षेत्र है उतराई वाला क्षेत्र है, मैदानी इलाका है। हिमाचल प्रदेश में जो भी हमारा क्षेत्रफल है, जितना भी हमारे भौगोलिक क्षेत्रफल है, 90% उसमें पहाड़ है। हमारे पास 10% जो क्षेत्र है वो प्लेन इलाका है, जो हमारा काला बत्ती, नालागढ़, इंदौरा वाला इलाका है, जो पंजाब के साथ लगता इलाका है। उसके बाद शिवालिक हिल शुरू हो जाती है, फिर मिड हिमालय शुरू हो जाता है, फिर बिग हिमालय आ जाता है। ये भौगोलिक स्थिति में हिमाचल प्रदेश की आपको बता रहा हूं। और उस भौगोलिक स्थिति में हमारे पास 68% फॉरेस्ट लैंड है, तो 32% हमारे पास लैंड बच गई। 32% में से भी 5% लैंड वो है जहां नदियां बहती है, डैम बन चुके हैं, और 28% पर हिमाचल प्रदेश की 75 लाख की जनसंख्या अपना निवास करती है। अब क्या हुआ? 2023 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, और मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने बाद 7 जुलाई को 2023 में इतनी अत्यधिक बारिश हुई, पूरे प्रदेश में इतनी अत्यधिक बारिश हुई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इतिहास की सबसे अत्यधिक बारिश 7 जुलाई से शुरू हुई और कंटिन्यूटी में वो चलती है। मैंने डिजास्टर की मीटिंग ली ऑनलाइन, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में था। पता लगा कि कुल्लू पूरी तरह कट चुका है। इतनी ज्यादा क्लाउड बस्टिंग हुई है कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में हमारे 75,000 के करीब टूरिस्ट फंसे हुए थे। हमने निश्चय किया कि हम अब कुल्लू में जाएंगे और कुल्लू बैठेंगे। ना लाइट रही, ना पानी रहा, टूरिस्ट अलग थे। पहले तो डिजास्टर का समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है, किस कारण हो रहा है। हमें भी जानकारी नहीं थी और अधिकारी को भी जानकारी नहीं थी इतना ज्यादा डिजास्टर का। जब हम धरातल पर गए, सारे मंत्रिमंडल के सदस्य धरातल पर गए, तो हमें एक फैसला करना था कि पहले डिजास्टर से तो लड़ना ही है, लेकिन जो फंसे हुए टूरिस्ट है उनको कैसे बचाना है। पूरे देश की एम्बेसी, पूरे देश के राज्य हम पर कॉल करते थे। हमने शिमला में कॉल सेंटर बनाया, सबसे बात की, सब अपने बच्चों के बारे में पूछ रहे थे, अपने परिवार के बारे में पूछ रहे थे। मनाली का रास्ता टूट चुका था, कसोल का रास्ता टूट चुका था, सब रास्ते टूट चुके थे। हमारी सरकार ने और हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने निर्णय किया कि पहले जो हमारे मेहमान आए, जो हमारी देश संस्कृति है, जहाँ अतिथि का ध्यान रखा जाता है, पहले उनको निकाला जाए। हमने दिन रात, खुद में सड़क पर खड़ा होकर दिन रात हमने उन टूरिस्टों को निकाला और हर जगह हमने लंगर लगाया। बिलासपुर तक हमने लंगर लगाया ताकि वो अपने घर पहुंच सके। 5-7 दिन, 4-5 दिन तो इसमें लग गए। फिर अब पानी देना पूरे डिस्ट्रिक्ट में, बिजली के खंभे उखड़ चुके हैं। पूरे कर्मचारी अधिकारी दूसरे जिलों से बुलाए गए और उस लड़ाई को हमने लड़ा। चंद्रताल एक ऐसी जगह थी जहां बहुत कम
वह जून के महीने में बर्फ पड़ी और वहां टेंट में 350 लोग फंसे हुए थे। 350 जब लोग फंसे हुए थे तो हमने एयरफोर्स वालों से मदद मांगी। एयरफोर्स से जब मदद मांगी तो फर्स्ट लैंडिंग के बाद एयरफोर्स ने मना कर दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जब एयरफोर्स ने मना कर दिया, वो एक हैंडीकैप 2 लोगों को लेकर आए, कहते हैं वहां लैंडिंग की व्यवस्था नहीं है, और अगर हम दोबारा जाएंगे और कुछ मिसहैपनिंग होगी तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। समस्या थी। अधिकारियों से हमारी बैठक हुई, फिर हमने एक हवाई सर्वेक्षण किया जिसमें हमारे साथ जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी थे, संजय अवस्थी जी थे। 6-6 फुट बर्फ पड़ी हुई थी और लोग वहां फंसे हुए थे। पता इसलिए लगा कि जो एसपी लाहौल स्पीति वाले थे वो ट्रैकिंग में गए हुए थे, वो भी फंसे हुए थे, तो उन्होंने किसी तरह सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर दिया। अब एयरफोर्स मना करते और हमें कैसे निकालना, ये बड़ी मुसीबत थी। तो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर क्योंकि ट्राइबल से थे, किन्नौर से थे, उन्होंने कहा कि हम जाते हैं। अब वहां जाना कैसे है, 18 किलोमीटर का रोड है, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। हमने सब प्रकार का प्रयास किया, फिर अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को भेजा। रात के 2 बजे सैटेलाइट के द्वारा वो पहुंचे। अगले दिन फिर मौसम खराब होना था। उन 350 लोगों को जो वेस्ट बंगाल, केरला, महाराष्ट्र, बेंगलोर सब जगह से आए थे, उनको हमने निकाला। 15 गाड़ियां हमने भेजी, एक गाड़ी स्किट भी की और उनको हमने निकाला। पहला हमारा जो दायित्व था डिजास्टर के समय, जो हर एक डिजास्टर में हर एक सरकार का एक दायित्व और कर्तव्य होता है कि पहले जान बचाई जाए, उस दृष्टिकोण से हमने ये कार्य किया। जब वो 395 लोग बचे जो -डिग्री टेम्परेचर में टेंट में रह रहे थे, साथ ही एक हमारे हवाई सर्वेक्षण में पाया कि गडरिए हमारे गद्दी लोग बैठे हैं, उन लोगों को तो हमने बचा लिया, लेकिन उनकी भेड़ बकरियों को हम बचा नहीं पाए। फिर हमको महसूस हुआ बैठक करने के बाद कि किस प्रकार से ये डिजास्टर आया। 23,000 घर या तो पूर्णतः नष्ट हो गए या आंशिक रूप से नष्ट हुए। 23,000 घर। अब पक्के घर जो टूटे, ये डिजास्टर कोई कुल्लू मनाली में नहीं आया। 14 अगस्त को शिमला में आया। शिमला में एक ही दिन में 14 अगस्त की 2023 में एक ही दिन में डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न जिलों में डिजास्टर आया और 51 लोग डिजास्टर से हमें छोड़कर चले गए। 51 लोग जो रात को घर में सोया। ये हमने भी कल्पना नहीं की थी कि कैसे क्लाउड बस्टिंग कितनी ज्यादा होती है और कितनी ज्यादा तेज बारिश होती है। ये पहला अनुभव था सरकार का भी और हमारे अधिकारियों को भी पहला अनुभव था। ये कॉमन बात थी कि लैंडस्लाइड्स होता है, जब जमीन कटती है तो थोड़ी देर स्टेटा सेटल होने में 4 से 5 साल लगते हैं, जब सड़कें बनती है। ये कॉमन फिलॉसफी है क्योंकि हम शुरू से देखते आ रहे हैं। अब उस डिजास्टर से लड़ना कैसे? पहली बार पता लगा कि हमारे पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं, SDRF जो है हमारी है, हम पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि हमें करना क्या है। अब कोई उस नदी के उस तरफ फंसा है तो इस तरफ फंसा है, तो अब इक्विपमेंट इकट्ठे कर रहे हैं, कहां से ला रहे हैं, कैसे लाना है। उस समय हमने सबसे पहले इस पर ध्यान देना शुरू किया और मुझे खुशी है कि 2025-26 में जो उससे भी बड़ा डिजास्टर था, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उसको बड़ी सहजता से लिया और बड़ी अच्छी तरह हमने उस डिजास्टर का हमने निपटारा किया। और हमारा डिजास्टर के मामले में सारे हिमाचल प्रदेश को वर्ल्ड बैंक ने भी प्रशंसा की और नीति आयोग के सदस्यों ने भी हमारी प्रशंसा की। अब आया कैसे डिजास्टर? क्योंकि पहली बार जीवन में क्लाउड बस्टिंग इतनी ज्यादा देखी गई। हमारा जो क्लाइमेट है वो 1 से 1.5% हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ा है। अब क्लाइमेट चेंज के कारण क्या कारण है, इसका मैं साइंटिफिक नहीं बोल सकता क्योंकि हमने नहीं किया, लेकिन कुछ महसूस जो कहते हैं ना, जो गांव में बुजुर्ग होते, पढ़े लिखे ना होते हैं, उन पर उनको ज्ञान ज्यादा होता है, अनुभव ज्यादा होता है और वो बताते हैं। ये जो वेपोरेशंस होती है, जहां हमारे हाइडल प्रोजेक्ट बने, जब गर्मियां होती है तो वेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है हाइडल प्रोजेक्ट के डैम से।
और जब हिमालय की सर्द हवाएं और गर्म हवाएं टकराती है तो जहां वायु का दबाव होता है वहां क्लाउड बस्टिंग का सिलसिला होता है। ये हमने 25-26 में महसूस किया। क्लाउड बस्टिंग कोई टॉप पर नहीं हुई, जो सिराज वाला एरिया है उसमें नीचे हुई, क्योंकि सिराज वाले एरिया में हम गए, मंडी के क्षेत्र की एक बेल्ट में ये क्लाउड बस्टिंग हुई, एक बेल्ट में एक सीरीज। आज प्रदेश इसको सहन कर रहा है, हम इसको सहन कर चुके हैं, और आने वाले समय में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के राज्य इसको सहन करेंगे, जो हमने 2023 में सहन किया। उनको चुनौती बड़ी है। हमने डिजास्टर के साथ जीना सीख लिया है, हमने डिजास्टर से लड़ना सीख लिया है, और जलवायु परिवर्तन को भविष्य की वास्तविकता नहीं है, वर्तमान की वास्तविकता है। अगर आप सोचे कि भविष्य में, नहीं, ये वर्तमान की वास्तविकता है। हमें इस चीज से लड़ना है। और हिमाचल का समावेशी विकास कैसे हो, हमने इसके लिए एक योजना बनाई। पहली बार हिमाचल प्रदेश में 3,500 करोड़ रुपया डिजास्टर और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा रहा है। 850 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट जिस पर काम शुरू हो चुका है, AFD का, वो स्वीकृत हो चुका है। 2650 करोड़ रुपए का HP रेडी प्रोजेक्ट जो डिजास्टर से रिलेटेड है, उसका हमारा वर्ल्ड बैंक से एग्रीमेंट हो चुका है। तो 3,500 करोड़ रुपया कोई राज्य डिजास्टर पर खर्च कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए खर्च कर रहा है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार उसके लिए कटिबद्ध है कि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से जो भी अधोसंरचना करनी है उसको किया जाए। हम लोग राजनीतिक जीवन में हैं, ठीक कहा चीफ सेक्रेटरी साहब ने कि हमें फैसले करने पड़ेंगे, और कठिन फैसले भी करने पड़ते हैं। अगर डिजास्टर आता तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सड़क ही नहीं है, कोई रिटेनिंग वाल ही नहीं है। ह्यूमन लाइफ को कैसे बचाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार के हॉस्पिटल होने चाहिए हमारे पास, उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी बहुत जल्दी हम बहुत तेजी से परिवर्तन कर रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में जो भी डिपार्टमेंट है वो ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। नीतिगत फैसले किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सेल्फ रिलायंट कैसे बने, उस दृष्टिकोण से सोचा जा रहा है। एक सोच है, एक बदलाव है, और जब बदलाव करने की सोची हो तो निश्चित रूप से जब हम फैसले करते हैं तो कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं, कुछ लोग उससे सहमत भी होते हैं। लेकिन अगर बदलाव अच्छे के लिए हो रहा हो तो विरोध सहन करने में कोई हमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम अच्छे के लिए कर रहे हैं। आपके मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 75 लाख की जनसंख्या, 7 मेडिकल कॉलेज है। हम मेडिकल कॉलेज तो खोल दिए गए, क्या वो कॉलेज अच्छी तरह चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी एम्स में है, डॉक्टर बीके पाल जी तो एम्स से निकले हैं, और आपकी अध्यक्षता में हमारी मीटिंग भी हुई है, आपने हमें गाइडेंस भी दिया, मार्गदर्शन भी दिया है। मैंने जो टेक्नोलॉजी एम्स में आ रही है लेटेस्ट, क्योंकि एम्स इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूशन है, वही टेक्नोलॉजी हम यहाँ ला रहे हैं। मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर उसको टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अपना रहे हैं। हमने रोबोटिक सर्जरी एम्स में देखी, आज हमने सारे मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी लाए। जो डॉक्टर रोबोटिक सर्जन था, जो 4 से 5 लाख रुपया लेता था, हमारे डॉक्टरों ने बहुत जल्दी काम सीखा, और मुझे खुशी है कि वो 4 से 5 लाख जो डॉक्टर को रोबोटिक सर्जन का मिलना चाहिए, वो 2-3 लाख रुपए में यहाँ रोबोटिक सर्जरी कर रहा है। MRI 3 टेस्ला जो डायग्नोस्टिक मशीन्स है, वो हमारी 19 साल पुरानी है। शिमला का IGMC मेडिकल कॉलेज प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, जहां सारे मंत्री, सारे सरकारी अधिकारी, सभी लोग वहां जाते हैं। वहां की MRI 19 साल पुरानी है, मेंटेनेंस पर ही इतना पैसा खर्च हो गया। वहां हमने देखा कि जो एम्स में अभी लगी, उस MRI को हमने सभी मेडिकल कॉलेज में लाया। और अभी हमने एम्स में एक एडवांस ऑटोमेशन लैब लगी है, जो टेस्टिंग की लैब है। यहाँ हमारी कोई भी पैथ लैब में जा रहे हैं, कभी
कृष्णा लैब में जा रहे हैं, कभी प्राइवेट लैब में जा रहे हैं, हर जगह ही जो आप ब्लड लेते हैं उसके सैंपल अलग तरह के आ रहे हैं और डॉक्टर उसके हिसाब से मेडिसिन दिखता है। हमने कहा कि जो टेक्नोलॉजी अभी एम्स में आई, 3-5 मेडिकल कॉलेज में मैं खुद उसको देख के आया। उस एडवांस ऑटोमेशन लैब को हम आईजीएमसी में भी और टांडा में भी, नेर चौक में भी, मंडी में भी, सब जगह स्टेब्लिश करने जा रहे, ताकि आपका जब ब्लड लिया जाए उसमें कोई ह्यूमन टच नहीं होगा, बिल्कुल ऑटोमेटिकली मशीन उसका काम करेगी। ऑटोमेशन से आपको पता लग जाएगा कि आपका पूरा जो प्रोफाइल है ब्लड का वो पूरा आ जाएगा। ये सब टेक्नोलॉजी भी चेंज कर रहे हैं। कुछ पैसा हम डिजास्टर से ले रहे हैं, हर जगह हेलीपोर्ट्स बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? ताकि कोई ऐसा ह्यूमन लाइफ में एक भी जिंदगी बचाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है कि उसको उठाकर आगे कहीं अच्छे हॉस्पिटल में ले जाना पड़े डिजास्टर के समय, और उसमें हम आगे उसको वहां पहुंचा सके अच्छे हॉस्पिटल में। ये सब आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रांजिशंस में हो रहा है, क्योंकि सरकार की स्थिति को देखते हुए हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह एजुकेशन में बहुत अच्छे हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, रूरल इकोनॉमी में रिफॉर्म्स कर रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर में रिफॉर्म्स कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं? इतना सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य हिमाचल प्रदेश को मिला है। पूरे वर्ल्ड में हिमाचल प्रदेश ऐसा एक स्थान है जहां स्नो बाउंड एरिया मोर देन स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड से ज्यादा स्नो है। अभी सरचू गए होंगे तो आप देख रहे होंगे 12-12 फुट के ग्लेशियर्स वहां लगे। ये सब हम टूरिज्म एक्टिविटीज को डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि टूरिज्म से हमें सरकार को जीएसटी अच्छा आता है। और जब से जीएसटी लगा है, बद्दी रोटी वाला इन जगह जो इंडस्ट्रीज को हमने जितना ज्यादा हमने उनको इंसेंटिव दिया है। पहले वैट और एक्साइज के रूप में हमें 4,000 करोड़ रुपए आता था। अब जीएसटी लगने के बाद प्रोडक्शन स्टेट है हम, और फायदा हो रहा है कंज्यूमर स्टेट को, जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। हमारी पॉपुलेशन 75 लाख है। एक पैरासीटामोल भी खरीदेंगे तो 75 लाख के लोग हर दिन भी खरीदते हैं। यूपी में 22 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ भी खरीदेंगे तो सारा जीएसटी यूपी में जा रहा है। प्रोडक्शन हमारे स्टेट में हो रही है। 35% फार्मास्यूटिकल के हब एशिया के हिमाचल प्रदेश की बद्दी है, लेकिन जीएसटी कितना आ रहा है? 150 से 200 करोड़ रुपया। पहले कितना आता था? बैट 4,000 करोड़ रुपया पहले बैट आता था, उसकी भी हमें मार पड़ी है। और पर्वतीय राज्यों के लिए आर्टिकल 275 कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है। 1952 से हमें ये राइट मिला हुआ था कि जो आय और व्यय के बीच का अंतर है आरडीजी के रूप में, वो जो केंद्रीय टैक्स कलेक्ट होते हैं, चाहे हमारे राज्य से चाहे पूरे देश के राज्य से, उसका एक भाग जो राज्य रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो सकते उनको मिलना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? 1952 से हिमाचल प्रदेश को आरडीजी मिलती रही। आज हमारी आरडीजी 16 फाइनेंस कमीशन ने, भारत सरकार ने बंद कर दी। हर साल 8 से 10,000 करोड़ हमें आरडीजी के रूप में भारत सरकार से पिछले 1952 से मिलते आए थे। फिर फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी रहना पड़ता है, फिस्कल प्रूडेंस में भी हमें आगे जाना पड़ता है। इन सब परिस्थितियों के बाद मुझे इस बात की खुशी है कि हम हिमाचल प्रदेश की जो फाउंडेशन है आत्मनिर्भर हिमाचल की, उस दिशा में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और जो 16 फाइनेंस कमीशन से हमें आरडीजी मिलनी थी, जो 5 साल के लिए मिलनी थी, 2026 से लेकर 2031 तक, उसमें हमें 8 से 10,000 करोड़ मिलते रहे। पिछली सरकार के समय, जब पिछली सरकार 15 फाइनेंस कमीशन में 2 साल उस समय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और 3 साल जयराम ठाकुर जी थे। जयराम ठाकुर जी के टोटल 5 साल के समय में, जिसमें 14 फाइनेंस कमीशन भी था और 15 फाइनेंस कमीशन भी था, 47,000 करोड़ रुपया आरडीजी का मिला और 13,000 करोड़ जीएसटी कंपनसेशन सेस का मिला। क्योंकि भारत सरकार ने आंकलन किया कि वैट और एक्साइज के बदले जो हिमाचल प्रदेश के राज्य को नुकसान हुआ है उसका हम सेस देंगे 5 साल के लिए, और 3200 करोड़ रुपया उन्होंने 5 साल के लिए दिया। जून 2022 में वो बंद हो गया। 60,000 करोड़ रुपया पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसको मिला। हमें मिला सिर्फ 17,000 करोड़ रुपया, जो 3 साल के 15 फाइनेंस कमीशन की आरडीजी के रूप में हमें मिला। अब 17,000 करोड़ में हम फिर भी सस्टेनेबिलिटी के साथ एक गाइडिंग फोर्स के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं।
क्यों बढ़ रहे हैं? ताकि हम सस्टेन कर सके, प्रदेश को एक सेल्फ रिलायंट स्टेट बना सके। 60,000 करोड़ रुपया अगर इस प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की सरकार को मिलता, तो जो कर्जा उस समय 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपए था, अगर चाहते पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो जीरो कर्जा होता। वो हम पर 76,700 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ के चले गए। अब हम कर्जा उठाने के लिए और कर्जा देने के लिए कर्जा उठा रहे हैं। हम इस बार 13,000 करोड़ रुपया हमने देना है, और मिलना कितना है कर्जे के रूप में हमें? जो हमारी जीडीपी के हिसाब से हमको कर्जा तय किया 11,000 करोड़ रुपया, तो 2,000 करोड़ रुपया और हमें अपनी ट्रेजरी से लेना पड़ेगा। ये चीजें पहले सोचने की थी। इसलिए हम कहते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है। 40 साल से एक रूटीन व्यवस्था चली आई है। ये फाइल इधर से जा रही है, ये फाइल उधर से जा रही है, चेंजिंग नहीं हो रही है। हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग विरोध करते, सोशल मीडिया पर विरोध करते, लेकिन सही मायने में अगर प्रदेश की सस्टेनेबिलिटी पॉलिसीज होगी, एजुकेशन में हमारे बहुत अच्छे सुधार हुए। कंवर साहब हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन बैठे, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी है। 21वें स्थान पर थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही आंदोलन किया था। हमने इसमें मूलभूत सुधार किया। या तो हम शिक्षा संस्थान खोल देते, स्कूल खोल देते। 650 स्कूल इन्होंने पहले खोल दिए, टीचर है नहीं। और देखिए 3.5 साल में हमारे फैसलों का अंतर देखिए। 5वीं का बच्चा जब हम आए थे तो दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता था, और आज शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए सरकारी स्कूलों में आज हम 5वें स्थान पर पहुंचे हैं। 21 में से क्वालिटी एजुकेशन। और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा कभी सीबीएसई की नहीं सोच सकता था। आज कोई प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में कोई बच्चा अगर जाता है तो उसकी फीस साल की 50 से 70 हजार रुपया है सीबीएसई पढ़ने के लिए। आज उसी गवर्नमेंट स्कूल में उसको सीबीएसई की पढ़ाई सिर्फ 2 से 5 हजार रुपए में मिल रही है। आने वाले समय में ये जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, ये भी उसी प्रकार अपने आप को कॉन्फिडेंट मानेंगे जैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे अपने आप को कॉन्फिडेंट मानते हैं। पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया। काफी टीचरों की हम नियुक्ति कर रहे हैं। हमारे पास हेल्थ, एजुकेशन और दूसरी चीजों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे पास कोई कमी नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा हमको इसलिए कमी रहती है क्योंकि वो सारी पे, सैलरी, ब्याज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाता है। तो हम धीरे धीरे प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं। और जब आत्मनिर्भर हिमाचल होगा तो ये डिजास्टर जैसी चीजें जो जिसमें हम टेक्नोलॉजी बड़ी हाई एंड लाने जा रहे हैं, हम इसमें और प्रदेशों को भी मार्गदर्शित करेंगे। टिकेंद्र पवार जी है, यहाँ से जाके केरल में ये सस्टेनेबिलिटी और गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं। इंटेलेक्चुअल है, अपनी एक उन्होंने बुक भी छापी, हिमाचल के बारे में इनको पता है। मैं खुद 50 साल से शिमला में रहता हूँ। हमने खुद देखा है कि शिमला में कभी भी इतना ज्यादा क्लाउड बस्टिंग नहीं हुई थी जितना 2023 में हुई। तो हम सब चीजों से लड़ रहे हैं, पर उस चीजों से लड़ने के लिए जो यंगर जनरेशन जो यहाँ बैठी है, जो भविष्य के हमारे नेता है, जो भविष्य के हमारे प्रशासनिक अधिकारी है, आपको फैसला करना है, नई सोच के साथ आगे बढ़ना है कि प्रदेश कैसे सेल्फ रिलायंट होगा। प्रदेश सेल्फ रिलायंट की दिशा में आगे बढ़ना शुरू हुआ है। कोई एक उदाहरण बता दीजिए पिछले 75 साल में कि जो जिसमें हमने अपनी संपदा को वापस लिया है। हमारी सरकार ने इस प्रदेश की जनता की संपदा को उन धन्ना सेठों से वापस लिया जिन पर कोई हाथ उठाने की हिम्मत तक नहीं करता था। आज वाइल्ड फ्लावर हॉल जो आपकी संपदा है, सरकारें तो 5 साल के लिए आती है, 5 साल बाद लोग उसको चुनते हैं नहीं चुनते, ये जनता पर निर्भर करता है लोकतंत्र में। लेकिन तो आज 5 साल बाद एक छोटा सा वाइल्ड फ्लावर हॉल से हम 401 करोड़ रुपया ले चुके हैं और हर महीने 2 करोड़ रुपया लेते हैं। किशाऊ बांध पर पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो फैसला कर लिया था, पानी हमारा, ये विचित्र एग्रीमेंट था भारत सरकार से, पानी हमारा और उत्तराखंड का, और बोला कि जिनको पानी की जरूरत है राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को, उसके लिए तो भारत सरकार 90% दे रही है। और जो बिजली बननी है उसमें हमको बोले कि ये बिजली बनने की जो कॉस्ट आएगी उस समय के अनुसार वो पैसे आप देंगे। हमने कहा हम क्यों देंगे, हमको तो जरूरत ही नहीं है बिजली की, हम तो सरप्लस स्टेट है, हम हमने स्टैंड रखा। उत्तराखंड उस स्टैंड से अभी भी अपने स्टैंड पर नहीं रहा,
हम मुकरे इसी उत्तराखंड के एक प्रोजेक्ट से जो 5 साल बाद बनेगा और आने वाले भविष्य में 1000 करोड़ रुपया इस राज्य के खजाने पर आएगा। GSW जिंदलवाड़ा, उससे 6% हमने लेना, हमने वो जीता। पहली बार संपदा की लड़ाई को हमारे सारे अधिकारी और मिनिस्टर के लोग लड़ रहे हैं, हिमाचल की जनता लड़ रही है। ये आपकी संपदा है, ये आपके पैसे है, ये 75 लाख उस जनता की संपदा है जिस संपदा पर 75 लाख लोगों का अधिकार है। इस लड़ाई को हम सब लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। 5 साल में आरडीजी बंद होगी, 5 साल में फौज में भर्ती बंद होगी। जो हिमाचली सबसे ज्यादा, जो हिमाचल के युवा है सबसे ज्यादा फौज में भर्ती होते थे। जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य है जहां 4 परमवीर चक्कर हिमाचल के युवाओं ने जीते। आज अग्निवीर भर्ती हो रहे, मनरेगा इन लोगों ने बंद कर दी। गरीब आदमी पहाड़ में काम करता था, हमारी सड़कें बनती थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया। तो ये सब चीजें हमें लड़कर मिलेगी। अगर मैं यही सोचूं कि मैं 5 साल के लिए आया हूं, 5 साल बाद जनता अपने आप सोचेगी, अगले 5 साल के बाद सोचेगी, तो मैं अपनी कुर्सी के साथ भी, अपनी कर्तव्य के साथ भी निर्वाह नहीं कर पा रहा हूं। मुझे अपने दायित्व को भी निर्वाह करना, कर्तव्य को भी निर्वाह करना है। तो इसी तरह आप जब लोग जाएंगे, जिस डिजास्टर की आज चर्चा हुई है, जिस चर्चा में आपने भाग लिया है, उसको अपने ध्यान में बिठा के जाइए, अपने दिल और दिमाग में बिठा के जाइए। इस प्रदेश में जब भी डिजास्टर आएगा, पूरे प्रदेश की एकजुटता के साथ लड़ना पड़ेगा और प्रदेश के समावेशी विकास के लिए हम सब लोगों के एकजुटता से आगे आना पड़ेगा। यही मैं आपको कहना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, हमने डिजास्टर में जो 23,000 घर टूट चुके हैं, पिछले वर्ष भी 11,000 घर टूट चुके हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं के द्वारा, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा 1,30,000 रुपया मिलता है। हमने आकलन किया, हमने उन 23,000 घरों के लिए कानून बदल दिया, नियम बदल दिया। कहा कि जिसके घर में बड़ी मुश्किल से एक परिवार में, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जो चीज है वो संतुष्टि है। किसी के 2 घर से ज्यादा हो ही नहीं सकते। 80% लोगों के एक घर या फ्लैट लिया होगा चंडीगढ़ में या शिमला में, या फिर दूसरा गांव में घर होगा। अगर किसी का घर एकदम पक्का घर बनाया और टूट जाए, रातों रात बह जाए, पीने के पानी का गिलास तक ना बचे, बच्चों की स्कूल की किताबें ना बचे, तो 1.5 लाख 1,30,000 में तो कुछ नहीं होता। हमने उस नियम को बदलकर 8 लाख रुपया दिया और उन परिवारों को बसाया, जबकि भारत सरकार 1,30,000 रुपया देती है। मोदी जी 1,500 करोड़ बोल के देश के प्रधानमंत्री जी है। अब बोल के आशा रखी हमने। हम तो बोलते भारतीय जनता पार्टी के एमपी को भी बोलते हम कि आप जाइए, आपको भी लोगों ने वोट दिए, आप चुनकर 1,500 करोड़ तो मांगे, लेकिन मांगने की उनकी हिम्मत नहीं है। हम तो मांगे ही, क्योंकि आपने घोषणा क्यों की? हमने तो नहीं कहा, हम तो मांगेंगे क्योंकि उन्होंने घोषणा की है। लेकिन ये सब चीजें प्रदेश के हित के लिए है और देश के हित के लिए। देश की कुर्बानी के लिए सबसे पहले कोई राज्य आता है तो हिमाचली है। नॉर्दर्न इंडिया की आज स्वच्छ हवा जो देते हैं, वी आर दी लंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जहां 29% जंगल है। वी आर दी वाटर वॉल ऑफ दी नॉर्दर्न इंडिया, जहां 5 नदियां निकलती है। जितना पानी है, पंजाब से कोई नदी थोड़ी निकलती, कोई नदी निकलती है उससे, फिर भी फूड वॉल ऑफ इंडिया कहलाता हूं। पर हम वाटर वॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, सारा पानी हिमाचल प्रदेश से जाता, हम उसके हक की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये 600 करोड़ रुपया दिया तो इसलिए दिया उन्होंने कि उनको पानी की जरूरत है। अगर अगले 5-7 साल में दिल्ली में 50% प्यासी रह जाएगी दिल्ली, अगर ये पानी नहीं दिया, गुड़गांव तो पूरा ही साफ हो जाएगा। गुड़गांव में तो कोई, जब पानी नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? तो इस भगवान ने इस हिमाचल प्रदेश की धरती को ऐसे संवारा है जहां सब चीजें है, बस इसको संभालना है, इसको संभालना है और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ताकि डिजास्टर में उसका कम से कम नुकसान हो। ये मैं कहना चाहता हूं। आप लोगों ने हमारी बात सुनी। मैं रूपाली को एक बार बहुत प्रशांत जी को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने डिजास्टर से रिलेटेड और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, समावेशी विकास से रिलेटेड, हिमाचल से संबंधित